जय श्री कृष्ण। आज अब बीएड का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। आपके लिए बीएड का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। यथासंभव आपको सॉल्व करा कर दूंगा। बस आपसे एक ही उसी कहना है कि जैसे हम आपके साथ कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ आपको दे रहे हैं, ईमानदारी से पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हम आपको जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लास दे सकें, ठीक है। चैनल का नाम आपके क्या है? टारगेट विथ एसपीसी, ठीक है, भूलिएगा। चलिए, खंड आ में इसके हैं दो प्रश्न आएंगे, दो पेपर होंगे, एक सुबह दूसरा शाम, 3-3 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन के रहेंगे। 100 क्वेश्चन में 2 खंड रहेंगे, आखंड और वाखंड। फिर सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चन होगा, 50-50 प्रश्नों का, और वाखंड रहेगा। आखंड में अब पहले वाले पेपर में आपको सामान्य जानकारी और रीजनिंग रहेगी, रीजनिंग हिंदी, और दूसरे पेपर में रीजनिंग और क्या रहेगी, हाँ ठीक है। पहले इस 100 पेपर में सुबह वाली मीटिंग में 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे और 50 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। और सेकंड वाले पेपर में, सेकंड मीटिंग में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके विषय से, कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग से जितने विषय हैं सभी विषयों में से, एक तरह से जीएस में, ठीक है। तो चलिए, तो ये मेरे पास कला वर्ग की प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें सिर्फ साइंस के शाम वाले पेपर के 50 क्वेश्चन नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आपको सभी जो है बाकी 50 के 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और बीएड में पास होने के लिए मत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना हो, सरकारी कॉलेज में लेना तो 120 क्वेश्चन कर दीजिए, सही से हो जाए। और 150 कर देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले से था। तो खंड आ में सामान्य जानकारी रहेगी। तो खंड आ कौन सा है? सामान्य जानकारी, अर्थात जीएस से प्रश्न होंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, भारत की राजकोषीय नीति में, भारत की राजकोषीय नीति में, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? अब देखिए, ये प्रश्न हो गया, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, शामिल नहीं है। 4 विकल्प है। पहला ऑप्शन पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार। दूसरा विकल्प कीमत स्थिरता, कीमत स्थिरता। तीसरा ऑप्शन संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, संपत्ति
और आय का न्यायोचित वितरण। और चौथा नंबर है डी वाला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन। ठीक है, तो देखें आप, ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। एकदम सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल है? देखिए, राजकोषीय नीति लेती, जब सरकार उसे अपने खजाने से पैसा खर्च करना चाहती है तो कहाँ किस पे करेगी, तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता, ये हमें आपसे पूछना। पूर्ण रोजगार। देखिए, भारत एक प्रजातंत्र देश है। प्रजातंत्र देश की एक खासियत होती है कि अपने नागरिकों को रोजगार दे, पूरी तरह से रोजगार दे। तो ये पहला वाला तो सही है, ये होगा उसका। कीमत स्थिरता, दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि कीमत स्थिर होनी चाहिए। अगर यदि कीमत स्थिर है तो नागरिकों में अच्छी तरह से सामंजस्य बना रहेगा। नहीं तो कीमत स्थिर नहीं है तो लोगों में ये रहेगा, डर रहेगा कि आप किस कीमत पे खरीदें, आज खरीदें कल खरीदें, अपनी आवश्यकता की पूर्ति अच्छी तरह से। अगर आज नहीं खरीदना, कल गए तो पता चला मार्केट में 100 का बजाय 500 का मिलने लगा। आज 500 का खरीद के लाए, कल गए तो 100 रुपये मिल रहा, 200 का मिल रहा। ये सब इसलिए स्थिरता, ये भी सही राजकोषीय नीति में आएगी। संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण, यह सरकार का दायित्व है कि संपत्ति के अधिकार भले नहीं रहेगा आपके पास, लेकिन संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण है। सबको न्यायपूर्वक, जैसे कंपटीशन एग्जाम करा रहे तो जो पास होगा तो उसी को नौकरी मिलेगी, उसी का बीएड में एडमिशन होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से न्यायोचित वितरण होगा। तो ये भी सही है। अब देखो, 4 में से 3 विकल्प सही हो गए तो चौथा गलत होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, यह है राजकोषीय नीति में नहीं शामिल होगा। तो अब ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सम्मिलित होगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आ गया, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार। सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं? अर्थात ये देखिए, प्रश्न कह रहा है सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक परिमाण क्या है? उधार नियंत्रण का उपाय में कौन सा शामिल नहीं? माने उधार किस पे वो नियंत्रित नहीं करेगा। तो किस पे नहीं करेगा? बैंक दर नीति, पहला ऑप्शन बैंक दर नीति। दूसरा ऑप्शन खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। तीसरा ऑप्शन है
नकदी रिजर्व अनुपात, नकदी रिजर्व अनुपात। और नंबर 4 अर्थात डी नंबर है नैतिक दबाव। देखिए, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण के उपाय में कौन सा शामिल नहीं है? देखिए, बैंक भी उधार नियंत्रण करती है। जैसे आपके घर में कोई व्यवसाय भी हो, अगर किसी आप में, तो आप देखते हैं उधार अब कैसे बंद किया जाए या उधार किस तरीके से वसूला जाए, करते हैं। तो ऐसे बैंक भी करते हैं। लेकिन इसमें कौन सा शामिल नहीं? देखिए, बैंक दर नीति, तो जो आप अपने दुकान की नीति बनाते हैं अपने व्यवसाय से उधार लेने के लिए, तो बैंक भी नीति अपनाएगा, ये सम्मिलित है। खुला बाजार परिचालन, खुले बाजार पे परिचालन करता है कि सबको देता है, जो उस योग्य होता है उसको दे देता है, उससे वसूलता है, ये भी सही है। नगदी रिजर्व अनुपात, देखिए बैंक में रिजर्व के लिए अनुपात रखे जाते हैं कि कितना पैसा रखा रहे, वह भी अनुपात हो रखता। आप जाते तो बैंक से तत्काल मिल जाता, क्यों? वो अनुपात में रखा रहता। नैतिक दबाव, देखिए आप भी यदि दुकानदार हो, नहीं हो तब भी देखे हो, इनके आपके पास बैंक में जमा करेंगे तो आपको जाएंगे तो देगा, नहीं जमा है तो उधार देगा तो आपके यहाँ घर आएगा वसूलने के लिए। लेकिन यदि आप जमा नहीं किए हो तो आप बैंक में गए तो आपको देगा नहीं। यदि आप उधार लिए हो तभी आपके घर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इस नैतिक दबाव से उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यही आपका ऑप्शन, इसमें भी डी सही है। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, किस बाजार संरचना, किस बाजार संरचना में बाजार की मांग व मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। मांग वक्र द्वारा होता है। ऑप्शन है एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार, अल्पाधिकार, तीसरा है द्वैधिकार, पूर्ण स्पर्धा, द्वैधिकार और पूर्ण स्पर्धा। देखिए क्या होगा। अब देखिए बाजार की संरचना, किस बाजार संरचना में बाजार के मांग वक्र का प्रतिनिधित्व फर्म के मांग वक्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? देखिए द्वैधिकार होता है बाजार के मांग वक्र में, पूर्ण स्पर्धा होती है, लेकिन इस तरह से ये इस नाम से एकाधिकार अल्पाधिकार ये नहीं होगा। अब बचे एकाधिकार अल्पाधिकार। देखिए आपका जब किसी के मान लो ये किसी विषय के किसी चीज के, जैसे किताब ही ले लो, किताब के एक ही विक्रेता होंगे तो उनका एकाधिकार होगा, अपने मन से दाम लगा लेंगे।
जब मांग कई दुकानदार हो जाएंगे तो क्या होगा, उनका अधिकार अल्पाधिकार हो जाएगा, तो वह फर्म के मांग वक्र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन सा है, बी वाला। ठीक है ना। चलिए अगली बार, अगले क्वेश्चन पे। तीसरा प्रश्न, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य है। चौथा, मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य। मिली जुली खेती किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन, नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना। नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना। बी ऑप्शन है, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना। एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना। ऑप्शन सी है, एक वर्ग को छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना। एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना। चौथा ऑप्शन है, पशुपालन और कृषि करना। पशुपालन और कृषि करना। ठीक है। अब ये कह रहा है मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य। मिली जुली खेती किसे कहते हैं। पहली, नकदी क्या होती है और खाद्य क्या होती है, इस बात को आप जान लीजिए। खाद्य इस तरह से भी लिख सकते हैं, खाद्य। वैसे यही नियम आज यूनिवर्सिटी मान्य करती है। तो नकदी का मतलब जिससे आप पैसा उगाही कर सको, कमा सको। जैसे गन्ना है, पिपरमिंट है ना, सुर्ती है, तंबाकू खेती होती है, चाय की खेती होती है, कपास की खेती है, ये नकदी फसल में आता है। खाद्य का मतलब जो आप खाने के लिए बोते हो, जैसे खाद्य में आता है गेहूँ, चावल है ना, अनाज, चना, मटर ना, ये सब दाल में आ जाएंगे, लेकिन खाद्य है। और चरी में आते हैं बाजरा, जौ, जई है ना, ये सब चरी में आ जाती हैं। बरसीम, ये चरी में आती हैं। तो नकदी और खाद्य दोनों फसलों को बोना, ये मिली जुली खेती नहीं, यह गलत हो गया। एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना। आप सोच रहे होंगे ये सही, नहीं, ये गलत। एक ही खेत में दो या अधिक फसलों को बोना, यह मिली जुली खेती नहीं। सी वाला ऑप्शन है, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक पौधों को बोना। एक साल छोड़कर दो से ज्यादा पौधा बोआ। पौधा का मतलब फसल। अब देखिए, एक साल छोड़ के फिर खेती करेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तब मिली जुली खेती नहीं होगी। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, अर्थात चौथा सही है, पशुपालन और कृषि करना। देखिए, आप खेती करते हैं तो गेहूं में भूसा, धान में पुआल है ना, धान निराई करेंगे तो उसमें खरपतवार निकलेंगे तो उसे ले जा करके जानवरों को खिला दीजिए। तो ये मिली जुली खेती है, एक पे दूसरा आश्रित है दूसरे पे, और जानवर के गोबर आएंगे तो खेत में आएगा उपजाऊपन।
ठीक है, तो इसी को मिली जुली खेती कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न पे, पांचवें पे। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से, एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? किसे घटाया जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं आपके, 4 ऑप्शन है। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, दूसरा ऑप्शन है पूंजी उपभोग छूट, पूंजी उपभोग छूट, सी वाला ऑप्शन है इमदाद ब्याज और ब्याज। तो देखिए, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी, नेशनल नेट प्रॉफिट, एनएनपी का पूरा नाम क्या है? नेशनल नेट प्रॉफिट। इसकी हिंदी क्या होगी? राष्ट्रीय शुद्ध लाभ। इसमें से क्या घटाया जाएगा? कंफर्म, इमदाद और ब्याज नहीं होंगे, पूंजी उपभोग की छूट भी नहीं होगी, तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर इसमें से घटा दिया जाता है। ठीक है ना? कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, इसलिए हमने आपको लिख दिया। ठीक है ना? चलिए अगले पारे, तो ऑप्शन ए। छठे प्रश्न पे आए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहला ऑप्शन श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, और चौथे हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इस ऑप्शन को देखिए, आपको तो आंसर आ रहा होगा। कौन होंगे?
तो इसका सही जवाब होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है। सुचेता कृपलानी क्या थी? मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी पहले। ठीक है ना, तो यही आपका सही। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। कौन सा कार्य नहीं आता ये बताएं। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, प्रधानमंत्री का चुनाव करना। दूसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना। सी नंबर है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा काम है राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। देखिए प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, निम्नलिखित या निम्न में से कोई एक ही बात है, कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? पहला है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, दूसरा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, तीसरा क्या है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। जैसे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, है ना, अन्य भी बहुत सी पार्टियां हैं, तो इनको मान्यता प्रदान करना यह चुनाव आयोग का काम है। राजनीतिक दल को क्या करें, मान्यता देते हैं कि ये मानता है कि राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। देखिए सबका चुनाव चिन्ह अलग अलग होता है, कोई दूसरी पार्टी का कोई चुनाव नहीं चिन्ह नहीं लगा सकता, तो इसलिए ये दोनों काम सही हैं। कौन नहीं आता यही खोजना है, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, इसमें से कौन सही है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यह निर्वाचन आयोग का काम है, तो ये भी आ गया, तो निर्वाचन आयोग का काम। तो आपका बच गया भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। तो आपका सही क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव। देखिए प्रधानमंत्री चुना डायरेक्ट चुना नहीं जाता, जो चुनाव होता है उसमें सांसद आते हैं, तो बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है पार्टी बनाने के लिए, तो इसमें चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती। तो पहला सही, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे, 8 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? निम्न में से, निम्नलिखित या निम्न में से कौन
संसद से संबंधित नहीं है। कौन संसद से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन, आमुख स्थगन सी भंग करना, और बर्खास्त करना। कौन सा संसद से संबंधित है? संसद आमुख भी करती है, स्थगन भी करती है, भंग भी कर सकती है, लेकिन संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के संयुक्त नाम को हम संसद कहते हैं। तो इनका काम देखिए, बर्खास्त नहीं करते। बर्खास्त करते हैं दूसरे जगह से होता है, जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बर्खास्त हो जाते हैं, तो संसद नहीं करती, आप वो नियुक्त अधिकारी करते हैं। ठीक है ना? तो यह संसद का काम नहीं है बर्खास्त करना, तो ऑप्शन डी सही। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से अस्थायी संस्था कौन सी है? निम्न में से अस्थायी संस्था कौन सी है? इनमें से आपको देखना कि कौन सी संस्था अस्थायी है। परिवार, राजनीतिक दल रेड क्रॉस, राजनीतिक दल सी वाला है रेड क्रॉस, और UNO देखिए, राजनीतिक दल एक संगठन होते हैं, अगर वो उनकी मान्यता पे खत्म भी हो सकते हैं, भले बने भी रह सकते हैं, तो ये अस्थायी नहीं। तो कौन सी संस्था अस्थायी संस्था कौन सी, ये पूछा है। रेड क्रॉस भी ये बनाई गई है, ये भी अस्थायी नहीं। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या है, बनाई गई है संस्था। तो जो बनाई गई बिगाड़ी जा सकती, तो अस्थायी नहीं हो सकती। अब परिवार पे आइए। परिवार, चाहे आप माँ बाप से अलग हो जाओ, या आप देखते हो माँ बाप से लोग अलग हो जाते, तब भी उनका परिवार रहता है। परिवार हर स्थिति में रहेगा, चाहे आप संयुक्त रहो, अलग रहो, लेकिन आपका परिवार रहेगा। ये परिवार शब्द जो है, परिवार अस्थायी संस्था है, इसलिए ऑप्शन ए से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? निम्न में से क्या स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बाधक है? हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता माने अपने अधीन, स्वधन अधीनता माने अपने अधीन में काम करना। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो स्वतंत्र होकर कर रहे हैं, अपने अधीन में कर रहे हैं। तो ये कौन सा इसमें बाधक है? केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, और है
निजीकरण निजीकरण और है राष्ट्रीय। देखिए क्या इसमें हमारी स्वाधीनता और स्वतंत्रता में बाधक है? निजीकरण, जब हम निजीकरण कर लेते हैं तो अपना व्यवसाय हो जाता है ना, तो हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता दोनों बनी रहती थी, बाधक नहीं। राष्ट्रीयकरण, अगर ये राष्ट्रीयकरण हो गई कंपनी का, तब भी वह स्वतंत्र और स्वाधीन है, जब चाहे बंद कर सकती, जब चाहे खोल, तो स्वाधीन है। विकेंद्रीकरण माने अलग अलग जगह छिटका देना, तो ये क्या है? बिखेर देना, तो भी हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक नहीं है। केंद्रीकरण माने एक ही जगह रखना है, तो अर्थात यही हमारी स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? एक, केंद्रीकरण। प्रश्न नंबर 11 पे आए। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल था? मोहम्मद बिन तुगलक असफल था, असफल बादशाह था, असफल व्यक्ति था, असफल व्यक्ति था। कैसे था? तो वह विक्षिप्त था, दूसरा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, नहीं था। तीसरा उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, चौथा उसने चीन के साथ युद्ध किया, तो देखिए किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल थे। मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल व्यक्ति था, लेकिन कारण क्या था? वो विक्षिप्त था, लोग उसे कहते हैं पागल बादशाह। वो पागल नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था। ये आसन मैच नहीं किया, गलत हो गया। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। देखिए सफलता और असफलता हमारे बहुत हद तक हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। हमारी दुकान में चाहे जितना सामान भरा हो, यदि हमारा व्यवहार सही नहीं है तो लोग दूसरे दुकान पे जाना पसंद करते। बहुत मजबूरी हो तो चाहे आए। इसलिए सफलता असफलता हमारे व्यवहार पे निर्भर करती है। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, यही सही। उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ये गलत। राजधानी परिवर्तन से ऐसा नहीं होता। उसने चीन के साथ युद्ध किया, तो कभी न कभी किसी न किसी राजनेता के सामने ऐसी समस्या आती है कि वह युद्ध करता, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। तो ये आपका सही हो गया बी, ठीक है। देख लीजिएगा बढ़िया से। अगला प्रश्न उठाएं। निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित या निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? अब सही जोड़े का हमें मिलान करना कि कौन सा जोड़ा सही है। आसफ खां अकबर, पहला ऑप्शन। आसफ खां अकबर, दूसरा ऑप्शन
आदम खां अकबर, अकबर। तीसरा ऑप्शन बैरम खां अकबर, अकबर। शाइस्ता खां अकबर, हाँ अकबर। देखिए निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सी वाला होगा। क्यों? बैरम खां अकबर का संरक्षक था, हुमायूं ने नियुक्त किया था। ये जोड़ा आपका सही, ठीक है ना, बाकी सब गलत है। देखिए अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? प्रश्न नंबर 13, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? किसे कहते थे ये बताइए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। दूसरा राम मोहन राय, मोहन राय। तीसरा शिशिर कुमार घोष। चौथा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। देखिए बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे? तो किसे कहते थे? राम मोहन राय। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के कहे जाते, इसलिए आपका सही ऑप्शन है बी। 14 नंबर के प्रश्न पे चलिए। प्रश्न नंबर 14, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने आरंभ किया? आरंभ किसने आरंभ किया? लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। देखिए आपको यह प्रश्न आता होगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको आ रहा, लेकिन आप प्रश्न भूल गए, समझ नहीं पा रहे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश सेंटेंस है, इसलिए जो है इसे राज्य हड़प नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति। इसके हिसाब से नागपुर, सतारा और झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया गया था। अब तो आपको पता चल गया होगा कौन ऑप्शन है। तो लॉर्ड डलहौजी, यह काम डलहौजी ने किया था, ठीक है ना। आइए 15 नंबर के प्रश्न में।
व्यक्ति और घटना, व्यक्ति और घटना 15 नंबर का प्रश्न है। किससे संबंधित है? नंबर एक है सुल्तान मोहम्मद, सोमनाथ की लूट। दूसरा नंबर है मोहम्मद गोरी सिंध विजय। गोरी सिंध विजय। तीसरा नंबर अलाउद्दीन खिलजी। बंगाल विद्रोह। चौथा नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक। चंगेज खान की चढ़ाई। अब ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में 1 और 3, दूसरे ऑप्शन में केवल 2, तीसरे ऑप्शन में केवल 1, चौथे ऑप्शन में 1 और 4। अब कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा सही है? देखिए, सुल्तान मोहम्मद ने क्या किया था? सोमनाथ की लूट की थी। ये तो प्रश्न से ठीक। तो आपका 1 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, केवल 2। अब देखिए, अब सब में मैचिंग है। सिंध विजय दाहिर ने किया था, तो दूसरा गलत है। तो दूसरा जिसमें है वो गलत हो गया, दूसरा भी है ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बंगाल विद्रोह नहीं हुआ। अब 3 वाला गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चंगेज खान ने आक्रमण नहीं किया था। अब क्या हो गया? 4 भी गलत है, तो अर्थात केवल, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। चलिए देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार-भाटा आता है, बताएंगे आप? पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और चंद्रमा का पृथ्वी। देखिए, अब ज्यादा खींच के तो इसमें नहीं बढ़ा सकते, आपको हम एलो से पढ़ा देंगे। तो ये है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार-भाटा आते हैं, ठीक है। तो सी वाला सही, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों लिख दिए। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान। आप मैदानी इलाके में रह रहे हैं, क्या बिना सींचे, असिंचित माने बिना सींचे खेती हो जाती है? नहीं होती ना। इसलिए जहाँ मैदान शब्द लगा है वहाँ सिंचाई होती है। तो 3 के तीनों ऑप्शन गलत हो गए, असिंचित खेती नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए आपको एक ही ऑप्शन मिल गया ना, पठार, दक्कन के पठार। मस्ती। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित जोड़ी बनाइए।
शहर नदी, माने कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा गया। देखिए भारत और विश्व तक का दिया गया, जबलपुर, पेरिस, लंदन, लाहौर, रावी, नर्मदा, सीन और थेम्स। ऑप्शन दिया है तो देखिए जबलपुर किस नदी के किनारे बसा है, नर्मदा नदी के किनारे बसा। हम यही मिलान करा दे रहे हैं, आप खुद खोज लेंगे। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, सीन नदी के किनारे बसा है। और लंदन किस नदी के किनारे बसा है, टेम्स या थेम्स नदी के किनारे बसा। तो लाहौर किस नदी के किनारे बसा होगा, अब तो कंफर्म हो जाएगा, रावी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन में जो मैच करा लीजिए, ए का 2, पहले का 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में मैच किया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। थोड़ी सी भी दिक्कत आपको नहीं, ठीक है ना, समझ में आई बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, कुल्लू घाटी किसके बीच है, लद्दाख और पीर पंजाब, ज्योति और नाग टिब्बा, लेसर हिमालय और शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाब। किसमें सही, कुल्लू घाटी लेसर हिमालय और शिवालिक पहाड़ी के बीच स्थित। 20 नंबर, सोपान क्रिया कहाँ की जाती है। सोपान का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सीढ़ी, जैसे हमें IAS बनना है तो कितने सोपान चढ़ेंगे, 3 सोपान, प्री, मेन, इंटरव्यू, तब हम बनेंगे। PCS बनना है, यही प्रोसेस प्रक्रिया। तो सोपान की सीढ़ीदार खेत कहाँ की जाएगी, पहाड़ के ढलान पर, छतों पर, शुष्क क्षेत्र में, पहाड़ों की चोटी का मतलब सबसे ऊपर, वहां तो ये खेती नहीं हो सकती। शुष्क क्षेत्र जैसे आप जहाँ कम वर्षा होती है तो वहां सीढ़ीदार खेती नहीं बनती है, छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। छत पर कृषि हो सकती है, लेकिन जो सीढ़ीदार नहीं बनाई जाएगी, छोटे छोटे भाग में बनाई जाएगी। पहाड़ों के ढलान पे जब ढलान रहेगी तो सीढ़ी नुमा खेत बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है 20 का ए। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। लोग कहते हैं ना गिरगिट एक नई रंग बदलता हूँ, है ना। तो किसके कारण बदलता है, हीमोग्लोबिन के कारण पत्तियां हरी होती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा मानव का रक्त लाल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। वातरंध्र होते हैं, ये ऑक्सीजन के लिए काम करते हैं पत्तियों में। तो वर्णकीलक की उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 22, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। अवट, अतक्रियता, घेघा, मिजेट्स, मधुमेह, सब बीमारियां ही हैं, लेकिन आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गला फूल जाता है। लेकिन ये घेघा रोग होने के बाद ठीक नहीं होता, चाहे जितना भी आयोडीन खा लो। क्वेश्चन नंबर 23, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन कौन से। मांस और अंडे, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म ये भी नहीं मिलता। ज्ञात स्रोत हमें जो है सोयाबीन और मूंगफली है, ठीक है ना। चौथा भी नहीं सही था, दूध और पत्तेदार सब्जी। 24 नंबर, लार किसके पाचन में सहायक होती है। प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर और वसा। तो लार हमारी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े।
चलिए प्रश्न नंबर 25, 26 और 27 और 28। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? देखिए, आधुनिक रूप में विज्ञान ने विकास कर लिया। अब बेबी जिसके बच्चे नहीं होते हैं, कोई दिक्कत आती है तो टेस्ट ट्यूब में बेबी उत्पन्न कर लेते हैं। वैसे खर्चा महंगा पड़ता है लेकिन हो जाता है। पहला ऑप्शन है, जब भ्रूण बनने की प्रत्येक की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। नहीं, टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या होता है, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यही होता है। तो ये प्रत्येक प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरा, जब भ्रूण का विकास टेस्ट ट्यूब में होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। तो जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक, आंतरिक का मतलब महिला के गर्भाशय में, तो सी सही है, डी गलत। निषेचन आंतरिक होगा तो क्या जरूरत ही क्या टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। निषेचन हम जो कहाँ कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में कराते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उसे आंतरिक जो है महिला के गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो सी सही है। अगला प्रश्न 26 नंबर, दिल का दौरा किस कारण होता है? हृदय पर जीवाणु के हमले से, हृदय गति रुक जाने से। हृदय गति रुक गई तो मर जाता है, लेकिन हृदय दिल का दौरा इसे नहीं कहते। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से, हृदय में जब रक्त की आपूर्ति में कमी आती है तो दौड़ा पड़ता है, जब कमी हो जाती पूरी तो दौड़ा रुक जाता है, दवा देने से। ऐसा देखते हैं ना, दवा मिल जाती है सही हो जाते हैं, तो ये है अज्ञात कारण नहीं, ज्ञात कारण। अरे आप वैसे देख लीजिए यार, इंजन में अगर तेल खत्म होने लगता है तो क्या होती है, गाड़ी रुकने लगती है, इंजन रुकने लगता है। मैंने कई बार देखा है बाइक में, जब रिजर्व लगने वाला होता तो बाइक पहले से संकेत करती है तथा हृदय की गति रुकने वाली उसकी, लेकिन जब उसे रिजर्व में कर देते हैं तो फौरन सही हो जाती है धीरे धीरे। तो वही है। तो 27 नंबर, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाश से जब हम उत्पादन करते हैं तो हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में लाते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा तो डायरेक्ट हमें मिलती है सोर्स से, ऊष्मीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये हम बात विद्युत ऊर्जा से सब में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसलिए क्या है, विद्युत ऊर्जा सही। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, ये गलत। चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, ये एकदम गलत। सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। तो 3 तो गलत हो गए 4 में से, तो क्या सही होगा, चौथा सही होगा। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। जब पृथ्वी का आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा तो आपका भार शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी सी सही, ठीक है ना, समझ में आया। चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 से 35, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? आप जो कपड़ा धोने के लिए डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, क्या कपड़ा बिना डिटर्जेंट का नहीं साफ हो सकता? हो सकता, लेकिन उतना साफ नहीं होता। अगर हो जाएगा, क्या हम करें, पृष्ठ तनाव घटा दें बस। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। बढ़ जाता, घट जाता, परिवर्तित रहता, परिमित रहता है, तो क्या होगा, घट जाता। हम जल का पृष्ठ तनाव घटा दें तो ऑटोमेटिक वो है बिना डिटर्जेंट के कपड़ा साफ हो जाएगा। डिटर्जेंट कपड़ा नहीं साफ करता, वह पृष्ठ तनाव को घटा देता, ठीक है। तो 29 नंबर का क्वेश्चन सही होगा। फिर देखिए 30 नंबर, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या, पुच्छल तारा, ग्रहिका, विस्फोटीय तारा, ब्लैक होल। तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा, कैसा तारा है, विस्फोटी तारा। क्वेश्चन नंबर 31, उस युक्त को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करे?
क्या कहते हैं? इंटरफेस, इंटरप्रेटर, मोडेम और ऑब्लिगो पोर्ट। इसे क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। मोडेम कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। ठीक है ना। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग क्या है? बग कंप्यूटर की भाषा में इसे एरर कहते हैं। ठीक है। 33 नंबर का सवाल, कास्ट स्प्लिट क्या होती है? मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। तो कास्ट स्प्लिट मैथिल अल्कोहल होती है। कैसी अल्कोहल होती है? मैथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 34, बायोडीजल। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ट्रांसमिएशन, अनुलेखन, ट्रांसएस्टरिफिकेशन, अनुवाद। अनुवाद तो ऐसे ही एकदम फालतू क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया गया। ठीक है। तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अनुलेखन नहीं की जाती। सी। तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो 35 नंबर पे चलिए, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया, यह जल में अभिलेय। गलत है, अमोनिया जल में घुल जाती है। अमोनिया की गंध होती है, लेकिन यह गंध रहित दिया। गलत है, सड़ी हुई गंध आती है अमोनिया से। पीली रंग की नहीं होती है। तो तीनों गलत हो गए। 4 में से 3 गलत हो जाएंगे तो चौथा सही है। यह इसमें अगर लाल लिटमस को डालेंगे पेपर को तो नीला कर देती है। तो डी वाला सही। ठीक है ना। चल अगले प्रश्न के बढ़े आगे। इनमें से विषम कौन सा है? संगमरमर, चाक, चूना, बुझा चूना। बताइए कौन सा भिन्न है? चाक, चूना, बुझा चूना एक है। संगमरमर पत्थर होता है, इसलिए यह भिन्न है। संगमरमर। ठीक है। क्या भिन्न है? संगमरमर। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है? तो जैव है, इसे याद रखेंगे, जीवाणु याद है। ठीक है ना। बाकी ऑप्शन गलत। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा और कैल्शियम। तो क्या प्रदूषित करता है? सीसा प्रदूषित करता है बड़े शहरों में वायु को। क्वेश्चन नंबर 39, शहरों सूर्य के विकिरण का बैगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंचता? तो ओजोन परत है। ये बाकी गैस है, गैस है, ओजोन परत है, इसके कारण नहीं पहुंचता। ठीक है ना। ओजोन मंडल है, उसी के कारण पराबैंगनी प्रकाश नहीं आता। अगर सूर्य का प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश हमारे पास धरती पे आ जाए तो क्या होगा? चमड़ी झुलस जाएगी। ठीक है। तो ये ओजोन परत हमारे शरीर की रक्षा करती है। 40 नंबर, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो भेड़ बकरे का मांस, अंडा, वनस्पति उत्पाद, गौ मांस। देखिए अगर अंडे से पूरा होता तो इतना मुर्गी फार्म होता है, चल रहा ना, नहीं हो पा रहा, तो गलत है। गौ मांस हिंदू धर्म में वर्जित है और नहीं हो सकता। भेड़ बकरे का मांस से भी नहीं हो सकता। सिर्फ वनस्पति उत्पाद हैं, इनके खाने से ही अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। वाराह मिहिर क्या है? वाराह मिहिर क्या है? वाराह मिहिर क्या थे? एक प्राचीन खगोलज्ञ थे। ठीक है ना। ये डी वाला सही है। बाकी अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलें आगे ले चलते हैं। चलिए आपको बताएं आगे। देखिए प्रश्न 42 नंबर, अग्निशमन वस्त्र। कैसे वस्त्र? अग्निशमन वस्त्र किसके बनाए जाते हैं?
तो ये एस्बेस्टास के बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टास। ऑप्शन है अब्रक, एस्बेस्टास, टैल्क, एस्टीएटाइट। नहीं, ये बनते किसके? एस्बेस्टास। 43 नंबर, बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य? बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य होता है वह कंपनी जिसका व्यापार कई देशों में हो, वह बहुराष्ट्रीय होता है। अब आप देख लीजिए, ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका है, तो कोई व्यक्ति, हम आप कोई भी कई देश में भ्रमण कर ले तो हम बहुराष्ट्रीय नहीं होंगे, हम एक ही राष्ट्र के होंगे। जिस राष्ट्र के हैं उसी राष्ट्र के होंगे। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, ऐसी कंपनी जो कई देशों से अपना कार्य संचालित करती है, तो ये सही है। तीसरा देखिए क्या था, ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता हो, ये तो एकदम गलत क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को किसी भी देश की सिर्फ एक ही देश की नागरिकता मिल सकती है, किसी दूसरे देश की नहीं। अगर दूसरे देश की वो लेगा तो पहले देश की छूट जाएगी या छोड़ना पड़ेगा। ये गलत है, सी वाला। विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन है, नहीं। ये वह कंपनी जो कई देशों में अपना व्यापार संचालित करे, उसे कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। फिर प्रश्न नंबर 44, कठोर स्टील में क्या होता है? 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, और 0.1 से 0.4% कार्बन, 0.01 से 0.04% कार्बन। बताइए क्या होता है? बी वाला सही है। 0.5 से 1.5% कार्बन की मात्रा जहां रहती है वो होता है कठोर स्टील। कि प्रश्न नंबर 45, 2000 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार, अभी 2021 का परिणाम नहीं आया, जनगणना नहीं हुई, के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 372 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रति वर्ग किलोमीटर क्या होता है? माने जिस एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, पूरा औसत निकाला जाता है, कुल जनसंख्या बटे कुल भूभाग। ठीक है ना? तो ये सही कौन सा है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 46, भारतीय वानस्पतिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, ऊटकमंड। कहाँ स्थित है भारतीय वानस्पतिक का मुख्यालय? बताएंगे? कोलकाता में स्थित। ठीक। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। हम पुरी को क्या कहते हैं? उड़ीसा में पड़ती है, जगन्नाथपुरी कहते हैं। इस प्रश्न से ही स्पष्ट हो जाता है किसकी यात्रा निकल जाती है? भगवान जगन्नाथ। वैसे सब विष्णु के ही नाम है, जगन्नाथ, जगतधन नाथ, विष्णु और राम। ठीक है, लेकिन रथ यात्रा किसकी निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, 3 प्रश्न और है। ये आपका पहले पेपर का 50 प्रश्न हम आपको करते हैं। चलिए मित्रों, पहले प्रश्न का, पहले पेपर का प्रश्न पत्र का एक भाग जीएस का आज कंप्लीट कर रहे हैं। गगन नारंग, गगन नारंग का नाम हम सुने हैं, खिलाड़ी हैं। तो किससे संबंधित है? ये मोटर कार रेसर नहीं है, क्रिकेटर नहीं है, फुटबॉलर नहीं है, एयर राइफल शूटर। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ। इसके 5 सदस्य हम आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से, जिसे वीटो पावर मिली है। क्या मिली है? वीटो पावर। मतलब इनकी नजर में अगर कोई देश गलत कर रहा है तो उसे पर आक्रमण कर सकते हैं 5 देश, और इनके ऊपर कोई करेगा आक्रमण तो ये आक्रमण कर सकते हैं। संविधान में ये वर्णन है।
जैसे कि अगर आपकी अपनी सुरक्षा के लिए बचाव करना चाहते हैं तो बचाव कर सकते हैं। और इन वीटो पावर का मतलब अपनी सुरक्षा के अतिरिक्त भी, अपनी सुरक्षा के लिए तो हर देश कर सकता है, लेकिन अगर कोई देश दूसरे देश को सता रहा है तो ये लोग चाहे तो अटैक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है 5 देशों को मिले, रूस को, ब्रिटेन को, अमेरिका को, चीन को, और किसको मिली है? फ्रांस को और चीन को मिली है। ये 5 देशों को वीटो पावर मिली। चीन को इसलिए मैंने बाद में लिखा, पहले ये भारत को मिलने वाली थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कि चीन को दिला दिया कि हमें कोई वीटो पावर की जरूरत नहीं है, हम समर्थ हैं। ठीक है ना। तो ये चीन को मिली है। तो रूस, ब्रिटेन को देखो यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और अमेरिका को यूएसए, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देखिए कनाडा को नहीं मिली है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, कनाडा इसमें। दूसरा चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके, क्रम चाहे जैसे लिखा जाए। ठीक है। ये तो चीन वाला सही। ठीक है ना। जापान को नहीं मिली है, जर्मनी को नहीं मिली है, तो ये गलत हो गया, सी वाला। डी वाला जर्मनी को नहीं मिली और 5 देशों को मिली। ठीक है। इसलिए और 5 अस्थाई पूछे भी, तो ये आपका सही क्या होगा? बी होगा। ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाएं, मेहनत करें। तो प्रश्न नंबर 50, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय किसमें है? 2 रेलवे जोन किसमें? हुबली में एक है, नई दिल्ली में भी एक है, जबलपुर में भी एक है, लेकिन मुंबई में 2 रेलवे जोन है। रेलवे जोन के वीडियो में हम आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए इसीलिए आपको नहीं बता रहे। ठीक है। अब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम है टारगेट विथ यस फिशर। क्या नाम है? टारगेट विथ यस फिशर। और देखिए ताकि आपको, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ज़रूर दबाएं बेल आइकन। ठीक है। तो इसीलिए हम बंद करते हैं, अगली वीडियो में आएंगे हिंदी अगले चैप्टर के लिए। तब तक जय श्री कृष्ण।